नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार स्कूलिंग की एज होगी 3 साल से लेकर 18 साल तक, लेकिन पुरानी पॉलिसी में ये एज थी 6 साल से लेकर 16 साल तक, जिसमें पहली से लेकर 10वीं तक की शिक्षा 6 से लेकर 16 साल तक होती थी और 11th और 12th की शिक्षा ये 16 से 18 साल तक होती थी। जबकि नई पॉलिसी के अंदर 5 साल तक बच्चे फाउंडेशन कोर्स यानी बेसिक लर्निंग पर फोकस होगा। इसके बाद के 3 साल प्रिपरेटरी होंगे, आने वाले 3 साल मिडिल स्कूल और उसके बाद 4 साल ये होंगे अपर मिडिल स्कूल। इस तरीके से 5+3+3+4 का मॉडल नई पॉलिसी में लाया गया है। ये पहली बार हुआ है कि किसी फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात की जा रही है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूरोसाइंस के मुताबिक बच्चे का 85% ब्रेन 6 साल से भी कम एज में डेवलप होता है। अगर इस एज में बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इमोशनल और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और दूसरों के कंपैरिजन में बच्चा आगे की जिंदगी में पीछे रह सकता है और इसीलिए पेरेंट्स का रोल भी इस एज में काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार एजुकेशन 3 भाषाओं में प्राप्त होगा और ये 3 अलग अलग लेवल्स पर अवेलेबल होगा। साथ ही क्लास 8 तक बच्चे को रीजनल, लोकल या मदर लैंग्वेज में एजुकेशन प्राप्त करने का प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये डिसीजन मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि अगर बच्चा मदर टंग या अपनी भाषा में कोई विषय सीखे तो कॉन्सेप्ट समझने में काफी आसानी हो जाती है और साथ ही में बच्चा अगर इंग्लिश सीखे तो इंग्लिश सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज के जमाने में इंग्लिश ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कम्युनिकेशन के तौर पर यूज की जाती है। बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जिसे बच्चे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और टेंशन में रहते हैं क्योंकि अब तक के एग्जाम सिस्टम में बोर्ड एग्जाम का एक अलग ही महत्व था जिसका फोकस्ड मेमोरी बेस्ड नॉलेज पर था। नई पॉलिसी के अनुसार इन बोर्ड एग्जाम्स का लिमिटेशन सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसी तक ही रखा जाएगा और ये बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होगी। मुझे लगता है कि इस तरीके का बदलाव करने पर बच्चों के मन में जो एग्जाम का प्रेशर, फियर ऑफ एग्जाम होता है वो खत्म हो जाएगा। आइए बात करते हैं बैगलेस स्कूल डेज के बारे में। इस नई पॉलिसी के अनुसार बच्चों को 10 दिन का इनफॉर्मल इंटर्नशिप का प्रोविजन दिया गया है जहां पर बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज तक एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके का प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात नहीं की गई थी। इसके चलते एक ऐसा सेक्शन सोसाइटी का स्कूल की तरफ, स्कूल एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट होगा जो इसीलिए दूर था क्योंकि स्कूल से आज तक कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल नहीं मिल रही थी। नई एजुकेशन पॉलिसी में अब कोडिंग का नॉलेज क्लास 6 से दिया जाएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। 2020 की शुरुआत तक इंडिया में 81% लोग जो है वो 4G सेवा यूज कर रहे हैं। इसका दूसरा कारण ये भी है कि इंडिया में 4G डेटा के प्राइसेस काफी कम है और एक अनुमान ऐसा भी है कि 2021 के आखिरी तक भारत में करीबन 600 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स होंगे। इस नई पॉलिसी के चलते 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम में काफी बड़ा बदलाव आने वाला है और एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया जाएगा। इस पॉलिसी के अनुसार 2040 तक सारे कोर्सेज मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे और इसका फायदा ये होगा कि बच्चे आने वाले समय में अपनी बैचलर्स प्रोग्राम में कई सारे विषयों का स्टडी कर पाएंगे। करंट पॉलिसी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अगर किसी बच्चे को अपने स्ट्रीम से अलावा कोई सब्जेक्ट लेना है, चूज करना है तो वो चूज नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है और इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। समझ लीजिए किसी इंजीनियर को एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो डैम कंस्ट्रक्ट करना और उसे डिजाइन करना किसी इंजीनियर के लिए काफी डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट उसके लिए एक टेक्निकल प्रोजेक्ट होगा। लेकिन डैम क्रिएट होने की वजह से कई सारी एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फिर अगल बगल में रहने वाले काफी सारे लोगों की जिंदगी में कई सारे बदलाव आ सकते हैं और इस बदलाव से जुड़ी हुई दिक्कत समझने में शायद वो इंजीनियर पीछे रह सकता है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो अपना एक इंपॉर्टेंस और महत्व रखता है। अब तक ऐसा होता था कि अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले लो और उसके बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाओ, वो प्रोग्राम आपके किसी काम का नहीं रहता था। लेकिन नई पॉलिसी के अनुसार अगर आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट होते हो तो आपको एक तरीके का क्रेडिट दिया जाएगा जो आप आगे एजुकेशन में तो उसे यूज कर सकते हो। अगर आप दूसरे साल में ड्रॉप आउट होते हो तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप तीसरे साल में ड्रॉप आउट होते हो तो आपको बैचलर्स की डिग्री दी जाएगी और आप चौथे साल में आपको रिसर्च स्कॉलर्स की एक डिग्री दी जाएगी। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि विद्यार्थी अपने लिए जो स्ट्रीम चूज करता है वो थोड़े समय के बाद रियलाइज करता है कि वो इस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड नहीं है और अगर उसे डिसकंटिन्यू करना है तो उसका जो समय सीखने में डाला गया था वो अब नई पॉलिसी के अनुसार वेस्ट नहीं होगा। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में फीस कैपिंग का भी एक प्रपोजल दिया गया है। एक लंबे समय से एक डिबेट थी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो काफी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं किसी कोर्स के लिए। आने वाली पॉलिसी के अनुसार किसी
पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक सेट अमाउंट तक ही फीस चार्ज की जा सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो हमें समझ लेना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को चलाना है तो काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और साथ ही में कई मॉडर्न और नए इक्विपमेंट की भी जरूरत होती है, तभी एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सकता है। अगर फीस का लिमिट बहुत ज्यादा सेट कर दिया गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ये क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में दिक्कत होगी, जिसके चलते आने वाले समय में एजुकेशन की क्वालिटी में भी गिरावट आ सकती है। तो ऐसा ना हो जाए कि इस कैपिंग की वजह से कॉलेजेस बेटर एजुकेशन इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को ना प्रोवाइड कर सके। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में, गोइंग ग्लोबल। दुनिया भर की कई टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज को इंडिया में आने के लिए इस पॉलिसी से फैसिलिटेट किया जाएगा और इंडिया की कई टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबली जाने के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी फंड के बारे में। को एजुकेशन एक्सेसिबल बनाने के लिए टॉयलेट फैसिलिटी क्रिएट करना हो, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए बाइसिकल अवेलेबल करके देना हो, या फिर कंडीशनल फंड ट्रांसफर की बात हो, तो वो सारी चीजें इस जेंडर इंक्लूजन फंड के द्वारा की जाएगी। इस पॉलिसी के अंदर कई सारे लैंडमार्क डिसीजंस है, जिसके अंदर ये अगला पॉइंट भी इंक्लूड किया जा सकता है, जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज। ये चीज मैंने भी काफी समय से नोट की थी और रियलाइज की थी कि इंडियन साइन लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन होना काफी महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं साइन लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है। एक दूसरे से बात करने के लिए इस लैंग्वेज में हाथ और फेस का जेस्चर यूज किया जाता है और इस साइन लैंग्वेज का उपयोग ऐसे लोग करते हैं जिन्हें सुनने में और बोलने में दिक्कत होती है। दुनिया भर में कुल 135 साइन लैंग्वेजेस है और हर साइन लैंग्वेज के अपने खुद के जेस्चर्स है। इंडिया में भी साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, लेकिन साइन लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होने की वजह से हर एरिया में इस साइन लैंग्वेज के अलग जेस्चर है और इसके पीछे का कारण है कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं और डायलेक्ट्स का यूज होता है और उसी पर बेस्ड होते ये जेस्चर्स। लेकिन अगर इस साइन लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए तो 70 लाख दिव्यांग जन ऐसे हैं, जिनमें से 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें सुनने में दिक्कत है और 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें बोलने में दिक्कत है और इन सारे लोगों को फायदा होगा और ये अगर चाहे तो देश के एक हिस्से से जाकर दूसरे हिस्से में जाकर कभी भी पढ़ सकते हैं अगर इस साइन लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो इसी के चलते इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम में आएगी तो जरूर उसके साथ शेयर करिए। आपके अगर सुझाव हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे जरूर भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।